ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार जी, जय गुरुदेव। जय श्री सतगुरुदेव जी। हम लोग डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिनको कि परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी शिष्याएं हैं। और आज हम गुरु चर्चा में अपने कुछ अनुभव डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरा नाम भारती है और ये मंजू जी हैं। हम लोग आपस में पहली बार मिले थे, हाँ, लुधियाना में मिले थे हम लोग। अच्छा हाँ। तो हाँ, मंजू जी, मुझे भी याद है कि हम लोग लुधियाना में शिविर था, गुरु पूर्णिमा शिविर था 95 में, जो श्री रोजन जेम्स और कुछ और लोगों ने अरेंजमेंट किया था उसका। तो उस शिविर में मैं आपको बताती हूँ कि जब पहली बार मैं गुरुजी की बुक देखी ना, तो वो भी लुधियाना में ही देखी थी वहाँ पर, कि कितने सुंदर योगी हैं। तो फिर जैसे ही शिविर के बारे में आया ना कि शिविर है लुधियाना में, तो मेरे मन में हुआ कि मैं वहाँ पर पहले जाकर आती हूँ। तो हम ना पहले ऐसे सोचते थे कि जो शिविर अरेंजमेंट कर रहे हैं वो बहुत अमीर लोग होंगे और बहुत पैसा है उनके पास भी, तभी तो इतना बड़ा अरेंजमेंट करेंगे। तो फिर मैं अपनी बुआ के पास गई वहाँ पर, और फिर बुआ के साथ मैं रोजन जेम्स जी के घर में गई। तो मैंने देखा कि वो मतलब मिडल स्टैंडर्ड उसके थे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। और ये तो फिर मैंने अपनी बुआ को कहा कि आप भी इनकी कुछ मदद करो। तो वो वहाँ पर जो गुरु सेवक जी और काफ़ी सारे शिष्य आए हुए थे वहाँ के अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो लोग फिर वहाँ पर उनको खाना वगैरह बनाकर देकर आती थी ऐसे। और एक दो बार दिन तो मैं वहाँ रही, उसके बाद मैं वापस आ गई चंडीगढ़। तो लेकिन वो अपना उनका आना जाना ऐसे ही लगा रहा। तो जैसे ही मतलब शिविर शुरू होने से एक दो दिन पहले गुरुजी आ गए थे वहाँ पर, एयरपोर्ट पे आना था गुरुजी ने, लुधियाना था, और वहाँ पर हम उनको रिसीव भी करने गए थे। तो उसके बाद फिर जब मैं घर पर आई बुआ के, तो मैंने देखा हमारे जो गुरुजी के स्टाफ के सारे लोग वहाँ पर बैठे, कनक और एक वो जो तीन वो थी ना बहनें थी, हाँ वो भी, और काफी सारे लोग, राजेश गुप्ता, वो सब लोग वहाँ स्टाफ। मैंने कहा हाँ बॉबी। तो मैंने कहा कि ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहते आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरी तो बुआ का घर है। तो मतलब उनका अरेंजमेंट होता रहा। तो ऐसे ही फिर जैसे पहले दिन शिविर खत्म हुआ, आप लोग पहले दिन आ गए थे कि हम लोग एक दिन पहले ही आए थे। एक दिन पहले आए। तो फिर हमें ये मेरे का रात को शायद मिले, तो फिर हम इनको बुआ के घर पे ले आए। तो वहाँ पे ठहरे और हम सारी रात बैठ के बातें करते रहे गुरु जी के बारे में। और शिविर बहुत अच्छा हुआ। तो उस शिविर के आपके मन में है कोई ऐसा अनुभव जो आप कहना चाहते हो? उस शिविर में हम लोग भी इत्तेफाक देखो, सबको गुरुजी ने आपकी बुआ के घर ही ठहराया। क्यों ठहराया ये कोई नहीं जानता। नहीं, हाँ, वो कुछ कनेक्शन करना चाहते थे हाँ, हम लोगों का। हाँ बिल्कुल। और उस शिविर में क्या था, गुरुजी इतने सिंपल है, हमारे गुरुजी इतने सादे हैं कि एलिजाबेथ रोजन जेम्स की वाइफ ने कहा मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, माता जी और गुरुजी मेरे घर आएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगी। तो गुरुजी आगे से कहते नहीं बेटा, तुझे ब्रेड बटर बनाना आता है ना, तू वही बना दे, मैं और माता जी वही खाएंगे। और सच में उन्होंने वो रोजन जेम्स के घर में उस टाइम गैस भी नहीं थी, और गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा गुरुजी ने उन्हें भेंट किया था। अच्छा। उनके घर जाकर, और उसी गैस के चूल्हे पर एलिजाबेथ ने चाय बनाई, और उन्होंने कहा जैसी आती है वैसी बना, मैं वही स्वीकार करूंगा। चाय बनी और साथ में ब्रेड बटर ही बनाया, माताजी और गुरुजी दोनों ने वही खाया। हमारे गुरुजी इतने सादे, इतने सिंपल, सिर्फ मन के भाव देखते हैं, मन का प्रेम देखते हैं।
उसमें मेरे को याद है शिविर में तो रोजन जेम्स कह रहा था कि मेरा कुछ खर्चे का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो गुरुजी मैं एक जो मेरा घर है वो मैं बेच दूंगा। तो गुरुजी ने शिविर में बोला था कि मेरे होते हुए तुम वो घर कैसे बेचोगे, मैं हूँ हाँ। ना। तो फिर गुरुजी ने स्टाफ की उससे उसको मदद की। और तो मेरे को याद है एलिज़ाबेथ ने उस समय अपना जो उसका गोल्ड का सेट था वो उसको उसने बीच में ही मतलब बाजार में वो दे आई थी वापस, और कुछ रुपए जो शिविर के लिए चाहिए थे वो लाई थी। और फिर शिविर ख़त्म होने के बाद वो एक बार मुझे दिल्ली में मिली, हाँ यहाँ ऑफिस में। तो उसने इतना बड़ा हार पहना हुआ 5-6 तोले का। मैंने कहा ये, कहती ये मतलब वो मैंने छोटा सा था उसको देखे और गुरुजी ने मुझे उसे डबल गुना बड़ा दे दिया है। तो वो इतनी खुश थी कि वो हमारे पैसे कुछ महीनों में ही मतलब पूरे हो गए। और देखो अब मेरे को गुरुजी ने इतना बड़ा सेट खरीद के दिया है। मैं कहा बहुत अच्छा। तो गुरुजी तो एक चीज भी किसी की वो मतलब नहीं। रखते नहीं थे, वो मतलब वापस कई गुना कर करके लौटाते थे। यदि कोई गुरु कार्य पे भी कोई खर्चा करता था तो वो वापस कितने कितने उसमें लौटाते। एक बार आपको जो कुछ मैंने कहा है तो कर दूं, बस उसके बाद में आपका कोई ऋण मेरे ऊपर नहीं रह पाएगा, और कोई ऋण शिष्य का होता ही नहीं। गुरु का ऋण तो शिष्य पे होता ही रहेगा, शिष्य का ऋण कोई गुरु पर होता नहीं। गुरु तो जितना दे वह भी अपने आप में थोड़ा ही है। अगर एक बूंद अमृत की दे उससे ही पूरी जिंदगी अपने आप में अमर हो जाता है आदमी। तो घड़े पर अमृत पीने की कोई जरूरत होती ही नहीं। बस इस केस में तो मैं बताऊं आपको, जब गुरुजी ने रोजन जेम्स का बारे में देखा कि वो घर गिरवी रखना बेचना चाह रहा है, हाँ। तो गुरुजी ने उसे फौरन दिल्ली बुलाया। मैं वहीं थी, गुरुधाम अच्छा। में ही प्रेजेंट थी उस टाइम। अच्छा, अच्छा। रोजन जेम्स आया, गुरुजी ने उसे डांटा। हम्म, गुरु घर देते हैं, लेते नहीं है। लेते नहीं। बेटा ये कैसे घर बिक जाएगा तेरा, कोई खरीद ही नहीं सकता। और गुरुजी ने वहां से पैसे दे करके भेजा। उसे भेजा कि जाके अपने ऋण चुकाओ। ऋण चुकाओ। जबकि सब लोगों ने कहा था कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, नहीं। मैं पिता हूँ। और गुरुजी ने ही सारे पैसे चुका दिए। तो ये जो मतलब इतना ज्यादा मतलब गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे घर का मुखिया हूँ, और हमारा और मैं 24 घंटे में कभी भी हाँ। मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास मेरे घर पे आ सकते हो, और मैं तुम्हारी तुम्हें देखूंगा, सुनूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा, और मेरा आशीर्वाद हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। और ये भी कहते थे कि मैं भूखा उठाता हूँ, भूखा सुलाता कभी नहीं हूँ। हमने बहुत मुश्किल का दौर देखा है, लेकिन उनके आशीर्वाद से उस टाइम पर भी भले ही हमारी जेब में 2 रुपए ना हो, हम शायद शहंशाहों की तरह, राजाओं की तरह खाते थे और पहनते थे। कैसे कहाँ से क्या होता था हम आज भी नहीं जानते। कई बार ऐसा होता था कि सारे पैसे खत्म हो जाते थे, और फिर भी अलमारी में से कहीं ना कहीं से 500, 700, 300 जितने जरूरत होते थे वो निकलते ही निकलते थे। ये चमत्कार हम आज तक नहीं समझ पाए। तो गुरुजी परीक्षाएं बहुत लेते थे, लेकिन उनका सदैव हाथ रहता था और वो सपोर्ट करते। बस इतनी ही बात है कि आप मेरे साथ खड़े रहें, बस घबराइए मत। पाँव में लड़खड़ाहट नहीं आनी चाहिए। जब मेरे पाँव नहीं लड़खड़ाते आपके पाँव लड़खड़ाने नहीं चाहिए। उतनी जोश के साथ कंधे से कंधा लगा के बाद मेरे पीछे खड़े रहें बस। उसके बाद में चट्टान हिमालय सामने आएगा तो सबसे पहले मैं झुंझूंगा, फिर आपका नंबर आएगा, और अभी उसमें क्षमता नहीं आई कि मुझे तोड़े। लुधियाना में जब हम मिले तो मंजू ने बोला कि भारती तुम दिल्ली आना, तुम गुरुजी से मिले हो? मैं कहा हाँ एक बार मिली हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं मुलाकात हुई। कहते तुम दिल्ली आना और मैं ना तुम्हें गुरुजी से मिलवाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ पर आई तो फिर मंजू मेरे को गुरुधाम लेकर गई। वहाँ पर मंजू का घर गुरुधाम के बिल्कुल पास में है। तो गुरुजी ने इससे कुछ संबंध बनाना था कि मुझे कई बार उन्होंने बुलाना था अपने पास, तो मैं कहाँ पर रहूँगी, कोई इधर यहाँ में कोई जानता नहीं था। तो ये मंजू का भी बहुत बहुत मैं अभी भी धन्यवाद करती हूँ कि इसकी वजह से मैं बार बार आ पाई और गुरुजी से मिल पाई। और ये इसकी भी बहुत मेरे को शुभकामनाएं रही, और इसके परिवार की, इनके पति की भी
वो बहुत हंसमुख और वो थे, बड़े अच्छे से मतलब डील करते थे सबसे। तो फिर हम गुरुजी ने हमें मुझे ऊपर बिठाया, कहते गुरु घर की चाय पियो, तुम्हारा कल्याण होगा, तो मैं अभी आगे बात करता हूँ। फिर गुरुजी से बातचीत हुई, फिर हम लोग वापस आए। तो ऐसे एक बार मैं मंजू के घर में थी और मंजू के घर में जो एक गुरुजी का कैलेंडर लटक रहा था, गुरुजी का चित्र था उस पे, और उसके साथ ही ड्रेसिंग टेबल भी था। तो मंजू तैयार हो रही थी और मैं भी पास में गई, तो मैंने कहा मंजू मेरे ना इधर ये एक छोटी सी चाई सी हो रही है। कहती अच्छा। मैंने कहा मैंने ना रति प्रिया दीक्षा ली थी। तो कहती तो ठीक हो गया क्या? मैं कहा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हम ऐसे ही हंसते बातें करते ना गुरुधाम में पहुंच गए। तो वहाँ पहुंचे तो गुरुजी कमरे के दरवाजे में ही खड़े थे और मुझे देखते ही बोले कि मुझे भारती, मुझे तुम्हारे चेहरे की चमक को वापस लौटाना है। मैंने कहा, मेरी आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के दिखने लगी कि अभी कैलेंडर में चित्र के सामने बात कर रहे थे और यहाँ तक पहुँच गई, इनको पता चल गया। फिर मैंने कहा बाबा लेकिन आपके चेहरे की चमक में कुछ वो नहीं आनी चाहिए। कहते अच्छा, तो मैं 2 घंटे में ठीक कर लूँगा। तो मतलब तब हमें मन में ये आ गया था कि हमें यदि गुरुजी हमारा कष्ट ऊपर लेते हैं या हमें कुछ ठीक करते हैं तो फिर वो उनको खुद भुगतना पड़ता है। तो हम अपने गुरु को अब कोई तकलीफ, टेंशन, कोई परेशानी नहीं देना चाहते थे। मतलब हमारा थोड़ा जो एक प्रेम वाला रिश्ता गुरु के साथ मतलब बढ़ना शुरू हो गया था। तो मंजू जी आपको कैसे मतलब शुरू हुआ गुरु जी के साथ अटैचमेंट और प्यार? क्योंकि एकदम से तो ये शुरू नहीं होता। नहीं भारती, मेरे साथ तो बड़े ही अजीब अजीब वाक्य हुए। अच्छा शुरू में मैं गुरुजी से मिली तंत्र बाधा के कारण। अच्छा उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को सुरक्षा कवच भी पहनाया अच्छा और कहा 4 से 5 साल तक पहनना पड़ेगा। ओके सब ठीक था। उसके बाद गुरुजी ने एक दिन मुझसे कहा बेटा आप दीक्षा ले लो। मैं कहा गुरुजी दीक्षा तो मैं नहीं ले सकती, मैंने तो पहले ले रखी है। अच्छा ऑलरेडी आनंदपुर वाले गुरु हैं, वो अच्छा। मेरी दादी के, मेरी मम्मी के, डैडी के, सबके गुरु हैं, पूरे कुल परिवार हमारे के। भी, मेरे दादी वगैरह के भी वो लोग नंगली साहब वगैरह हाँ। वो एक ही लिंक के गुरु हैं। हाँ एक ही लिंक है। तो गुरुजी चुप हो गए। उनको तो पता था कि आगे क्या कष्ट आने वाले हैं, क्या मुश्किल आने वाली है, तो वो इसलिए कह रहे थे। अब मैंने तो मना कर दिया। नादान थे, समझ थोड़ी थी हाँ, इतनी बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल हाँ। तो यही सुना हुआ था कि एक गुरु होते हैं, एक गुरु से दीक्षित हो जाओ तो फिर दोबारा दीक्षा नहीं ले सकते। फिर गुरुजी ने अपने प्रवचनों में कहा, लोग कहते हैं एक गुरु से दीक्षा ले लो तो फिर आगे दीक्षा नहीं लेनी। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। 24 गुरु थे। फिर गुरुजी की प्रवचनों से मुझे समझ आया कि मैंने गलती की है। फिर थोड़े टाइम के बाद गुरुजी चले गए। अब मेरे मन में हो कि मुझे दीक्षा लेनी है। प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गई। अब गुरु तो समय से पहले ही सारी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ लेते हैं, हाँ। लेकिन मैंने दीक्षा ही नहीं ली। तो फिर गुरुजी आए, नवरात्रों का शिविर था लखनऊ में। अच्छा उसके बाद गुरुजी वापस आए तो मैं फौरन मिलने गई और मैंने कहा गुरुजी मुझे दीक्षा लेनी है। मैं बहुत उस टाइम आंखों में आंसू आ रहे थे। अब समझ आ रहा था कि गुरु किसी भी बात को कहते हैं तो उस बात को काटना ही नहीं है, कारण होता है उसके पीछे। फिर गुरुजी ने बताया कि पिछले 25 जन्मों से बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ। फिर समझ में आया, फिर मैंने दीक्षा ली। अच्छा, उसके बाद का वाक्य अगर सुनोगे हाँ। तो तुम्हें हंस हंस के पागल हो जाओगे मेरी अच्छा। बात पे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बीते। 25 नवंबर था, गुरुजी का संन्यास दिवस का शिविर था भोपाल में। ओके मैं और संगीता अच्छा हम दोनों जा रहे थे। गुरुधाम से ही हमारी टिकट्स बुक हुई थी, तो एजेंट के थ्रू। ओके तो वो टिकट भी गुरुधाम में देके गया। उस टाइम तक हमारे पास टिकट नहीं आए थे और हमें ये पता भी नहीं था कि कौन से स्टेशन से ट्रेन चलती है। ओके ओके हम गुरुधाम गए, कुछ बुक्स ली और हम लोगों ने टिकट्स ली और टिकट्स खोल के भी नहीं देखी उस टाइम। जल्दी इतनी थी कि लेट हो रहे हैं। अच्छा और हम लोग ऑटो में बैठे और चल पड़े और हमने कहा नई दिल्ली चलो स्टेशन पे। हाँ। और वहाँ जाके पता चला कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जाती है, और नई दिल्ली से नहीं जाती, नई मतलब दिल्ली से जाती ही नहीं। गलत पहुंच गए। गलत पहुंच गए। अब हम बड़े परेशान हुए। हमने आज तो पक्का ट्रेन गई।
गुरुधाम का सामान भी पास में था, बुक्स वगैरह। तो हम वहाँ से फिर ऑटो लिया, फिर हम पुरानी दिल्ली गए। तो बाहरी कुल्ली से पूछा उतरते ही, सामान उसको कहा उठा के रखो। पहले पूछा, उसने कहा ट्रेन एक बार ही स्टार्ट तो हुई थी, फिर रुक गई, अभी तो वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही रुकी हुई है, आप देखो अभी तो नहीं चली। हमने कहा फटाफट सामान लेके रखो, हमारा सामान। कुली ने सामान रखा, टीटी भी वहीं खड़ा था, हमारे कंपार्टमेंट के बिल्कुल आगे, लेडीज कंपार्टमेंट के वहीं पर खड़ा था। उसने, हम गए, उसने फटाफट हमारी टिकट चेक की, हम बैठे, हमने गुरुजी का हाथ जोड़ के थैंक्स किया और एक ही पल में ट्रेन स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने सामान वगैरह तो फिर वहाँ शिविर में जाकर वहाँ दिया। उसके बाद गुरुजी आए और गुरुजी क्या कह रहे थे कि उन्होंने एक अपराजिता दीक्षा देनी थी, जो गुरुजी ने पहली रात को देनी थी और गुरुजी ने उस टाइम नहीं दी। बोले मेरे कुछ शिष्य और आ रहे हैं, उन्हें इसकी परम आवश्यकता है। फिर उन्होंने दिन में वो दीक्षा दी, 3:15 साढ़े 3 बजे के बीच में। और उस टाइम वो दीक्षा संगीता जी को देनी बहुत जरूरी थी। तो उस टाइम संगीता जी बैठी, तब वो दीक्षा हुई। अच्छा, किसी देखो उस दिन- गुरु इंतजार करते हैं, देखो हाँ, गुरु इतना इंतजार करें कि मुझे उसे भी ये चीज देनी है, उसे भी ये चीज देनी है, उसका ये कार्य करना है। और हम शिष्यों को तो कुछ वैसे ही मालूम ही नहीं होता, कुछ मतलब वैसे ही अनजान से होते हैं इन चीजों अच्छा, के लिए। इसके बाद क्या हुआ, वो वाक्य तो बहुत ही अजीब है। एक दीक्षा गुरुजी ने रात को देनी थी, लेट नाइट में, आधी रात के समय में। और उस टाइम उस दीक्षा का समय हुआ तो एकदम से बड़ी जोर जोर से ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, पटाखे बजने लग गए। अच्छा, मेरा तो पहला शिविर मतलब था। आपको सुनाई दे रहे थे? हाँ, मुझे सुनाई दे रहे थे। मेरा पहला शिविर था और मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। हाँ। मैं इसलिए सबसे पीछे जाके बैठी और संगीता आगे बैठी। तो संगीता को तो उन्होंने वो दीक्षा वगैरह दी, जो उन्होंने विजय दीक्षा देनी थी, जो भी देना था। और मैं कोई दीक्षा नहीं ले पाई उस समय, मैं पीछे थी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी कह रहे थे मेरे शिष्य मेरे साथ हैं, तो आसपास जितने लोग बैठे थे, मैं बीच में खड़ी हो गई, अपने आप को रोक ही नहीं सकी और मैं बड़ी जोर जोर से बोल रही थी सबको, जबकि मैं बहुत पीछे थी। और गुरुजी तक मेरी आवाज पहुंच रही थी या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मालूम। उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता होता था। तो ये भी पता नहीं था कि वो हर पल की सुनते हैं, नया नया वो था, उस टाइम कुछ नहीं पता था। तो वो मैं उन सब से कह रही थी, बोलो हम सब गुरुजी आपके साथ हैं। वो सब मेरे को देख रहे हैं, रोई जा रही है और बोली जा रही है, लेकिन कोई बोला नहीं, चुपचाप देखते रहे। लेकिन गुरु तक वो आवाज जरूर पहुंचती है, वो तो सब जानते ही हैं। और वैसे भी आप भावना से आप जुड़े हुए हो, आंखों हाँ। में आपके आंसू हैं, मतलब आपको एक चिंता है कि क्यों नहीं ये सब लोग हाँ कर रहे, हाँ। क्यों नहीं कहते और कि मैं हम उनको साथ बार में हैं, हम साथ में हैं। बार बोल रही थी, बोलो हम गुरुजी आपके साथ हैं, हम आपके सारे कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, एक वो जो आप बीच में कह रहे फिर हैं ना, क्या हुआ, मैं बता आतिशबाजी रही हूँ, सुन वही रहा था। उसी बात पे आ रही हूँ। वो मैंने सुने, फिर बीच में अब मैं सोचूं मैं बाहर जाके देखूं ये कहाँ बज रहे हैं। फिर मैं पीछे थी इसलिए मैं धीरे से बाहर गई, बाहर सन्नाटा, कुछ भी नहीं। अच्छा। नवंबर का महीना था, हल्की ठंड थी। हाँ, वो संन्यास तो दिवस में मैं ऐसा बड़ी होता है। परेशान, मैं हैरान। फिर मुझे ध्यान में आया कि हम जो किताबों में पढ़ते थे ना, कि वो आनंदपुर वाले गुरुओं की किताबों में भी था, हाँ। अनहद में बाजे बाज रहे, ढोल नगाड़े बाज रहे। तब मुझे समझ आया कि जब गुरु दीक्षा देते हैं तो ये सब क्रियाएं कहाँ और कैसे होती हैं। ब्रह्मांड की क्रियाएं होती हैं जो गुरु कृपा से ही हम उसे समझ पाते हैं, हम उसे जान पाते हैं। उसके बाद तो ऐसे जुड़े कि फिर कभी पलट के नहीं देखा। और उसके बाद तो अगले दिन सुबह भी मेरे पैर खुद ब खुद गुरुधाम पहुंच गए और मुझे एक पल भी चैन नहीं होता था। फिर भागते थे हम लोग, गुरुजी के दर्शन हो जाए, गुरुजी क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। फिर हमें लगता था कि अब गुरुजी ने आज बहुत काम कर लिया। फिर हम कहते थे गुरुजी, हम बाहर बैठते थे, गुरुजी कहते थे आप सब जाओ। नहीं, आप बैठे हो, आप बहुत काम करते हो, आप जाओ ऊपर थोड़ी देर आराम करो, है ना, तब जाएंगे। 11 बजे तक वो सड़क पे बाहर हाँ। मुंडेर पे बैठे रहते थे सब लोग। फिर गुरुजी थोड़ी देर के लिए हमें दिखाने के लिए ऊपर जाते,
तब हम जाते। और मंजू मुझे याद है संगीता कम ललिता तो लड़ती ही रहती थी बाहर बैठी गुरुजी से। हाँ, मैं नहीं बहुत अंदर ज्यादा। आऊंगी, मैं हाँ, तो यहीं बैठी हूँ, हाँ। मैं नहीं अंदर आऊंगी। मैं कहा तुम चलो, बुला रही हैं। फिर फिर बड़ी सबके- मुश्किल से जब गुरुजी स्पेशल उसका नाम लेके हाँ। बुलाते थे तब जाती थी। वरना सबके जितने भी शिष्य गुरुजी के पास आए हैं ना, सबके अपने अपने अलग अलग रंग हैं। हाँ, एक ईश्वर जी थी, हाँ, उनके बारे में हम सुनते थे तो हम बहुत हंसते थे। वो वहीं बैठी रहती थी, गुरुजी आप मेरे को तो ऐसे ही दीक्षा दे दो, मैं तो नौकरी वाली हूँ। बहुत तरह की बातें होती थी। बिना बहुत छावर नहीं दे सकती। हाँ। रंग रंग के लोग आते थे गुरुजी के बिल्कुल पास, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आनंद भी आता था। मंजू जी बहुत अच्छा लगा पुरानी बातें याद करके, और हम आगे भी फिर कंटिन्यू रखेंगे इन हाँ, बातों जरूर। को। और आज अब हम विदा लेते हैं अपने गुरु भाई बहनों हाँ, से और उनसे, और फिर ऐसे ही आपको हम अपनी गुरु चर्चा के कुछ रोचक को सुनाते रहेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे और प्रेरणादायक भी होंगे आप सबके लिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय सतगुरुदेव जी, जय गुरुदेव।